Hello guys, my name is Supreet and I welcome you to the Unlimited Fun with Humanities. पहली बात, थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया, थोड़ी अपग्रेडेशन होगी ताकि चीज़ें आपके लिए भी इजी हो जाए, मेरे लिए भी। ठीक है, बोर्ड से हम इधर आ गए सीधा। दूसरी बात, आज दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं अच्छे से। जो सीबीएसई ने एक नई खिचड़ी बनाई है, ठीक है, वो खिचड़ी कुछ समझ नहीं आ रही, कौन से टॉपिक्स करने हैं थर्ड चैप्टर के, कौन से नहीं करने, कैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर को मिक्स कर दिया है। अब उस खिचड़ी पे देसी घी और अचार डाल के कैसे स्वाद बन जाती है ना खिचड़ी, खा के देखना अगर नहीं खाई किसी ने। तो वैसे ही हम इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करेंगे, हर टॉपिक करेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड चैप्टर का जो भी कल्मिनेशन किया है इन्होंने। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द चैप्टर। अभी तक हमने देखा दो सुपर पावर्स थी, एक साइड पे यूएसए, दूसरी साइड पे यूएसएसआर। अब क्या हुआ, अब यूएसए जो है वो जीत गई, यूएसएसआर विनाश हो गया। जेन्युइन सी बात है, जब दो बंदों के बीच में कंपटीशन होता है, एक जीतता है एक हारता है। सिमिलरली यूएसए जीत गया, यूएसएसआर हार गया। अब यूएसएसआर कैसे हारा, क्या हुआ होगा जिसके वजह से वो हार गया, अब हम वही टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोवियत सिस्टम क्या है। ठीक है, वी विल सी व्हाट इज सोवियत सिस्टम। हम उस सोवियत सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे वेरियस लीडर्स के टाइम पे, जैसे गॉर्बेज के टाइम पे क्या सिस्टम था, और भी जितने भी लीडर्स आए हैं उनके टाइम पे क्या सिस्टम था, उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं जिसके कारण धीरे धीरे सोवियत यूनियन की हालात जो थी वो ख़राब होते गए। फिर हम गॉर्बेज एंड डिसइंटीग्रेशन देखेंगे, फिर वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, शॉक थेरेपी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में भी देखेंगे, फिर CIS एंड दी अरब स्प्रिंग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, अफ़गानिस्तान वॉर भी देखा जाएगा, US हेगेमनी भी, और उसके आगे इंस्टेंसेस को भी देखा जाएगा। समझ गए? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये रही आपके चैप्टर की फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके, एक मिनट, नई टेक्नोलॉजी है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अब देखो, अब हमको पढ़ना है कि सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, पर इससे पहले हमको पता होना चाहिए सोवियत सिस्टम है क्या। ठीक है, व्हाट इज सोवियत सिस्टम, हमको ये पता होना चाहिए। देखो, अभी हमको पता था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सोवियत यूनियन क्या है, रशिया प्लस 14 अदर रिपब्लिक्स मेक्स USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये USSR ऐसा तो है नहीं कि शुरू से ही था, बना था ना, धीरे धीरे 15 कंट्रीज इकट्ठी हुई तब जाके USSR बना। ठीक है, अब जो ये USSR है वो कब बना, कैसे बना, वो देखते हैं। USSR came into the being after the socialist revolution in Russia in 1917। जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर 1917 में, तब सोवियत यूनियन सामने आया। अब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था क्या? देखो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कुछ नहीं था, इसका मेन एजेंडा यही था सोशलिज्म को लेके आना और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना। ठीक है, किसके अंडर हुई थी ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन? ये व्लादिमीर लेनिन के, पुतिन नहीं, व्लादिमीर लेनिन के अंडर हुई थी। ठीक है, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जिनका मेन मकसद यही था कैपिटलिज्म को फेंक दो और सोशलिज्म को अडॉप्ट करो। अब कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, फिर बता रही हूँ। सोशलिज्म में मेन काम क्या है, लोगों की वेलफेयर करना। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव मेन काम होता है। सोशलिज्म में हर चीज़, इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मॉल्स,
सब गवर्नमेंट के होते हैं, उधर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी होते हैं कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक नहीं होता, जैसे नॉर्मल कंट्रीज़ में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। रजिस्ट्री होती है ना, हम रजिस्ट्री साइन करते हैं तो कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाती है, होता है ना ऐसा। तो वैसी चीज़ें कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में थी, इधर नहीं थी। आपके पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट जिस घर में तुम रहोगे ना, वो भी घर किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, ये था सोशलिज्म, वेलफेयर करना, मतलब कि सभी को इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, ताकि कोई भी गरीब ना रहे। ठीक है, कोई भी अमीर भी ना हो, कोई गरीब भी ना हो, इक्वल लिविंग देना। ठीक है, जो ताकि डिफरेंस ना हो रिच और पुअर के बीच में, एक इक्वल सोसाइटी बना देना। कैसे बनाएंगे? सभी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देके। ठीक है, अंबानी अडानी को भी 50 रुपीज़ मिलेंगे, मुझे भी 50 रुपीज़ मिलेंगे, और जो मुझसे भी गरीब हैं उनको भी 50 रुपीज़ ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एज टू अपोज द कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म को अपोज करना। There was a need to build egalitarian society. Egalitarian society वो होती है जहाँ पे सबको equal privileges मिलेंगे, कोई भी रिच और पुअर के बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया, देखते जाओ। स्क्रीनशॉट की कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सब आपको PDF मिल जाएगी। अब सोशलिज्म क्या है USSR में? जो ये है ना सोशलिज्म इन USSR, इसमें कैसा सोशलिज्म फॉलो किया जाता था? पहले बताया, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, आपके नाम पे जैसे अभी रजिस्ट्री होती है, ठीक है, और घर आपके पास आपके नाम पे हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के जैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, मतलब कि एक पार्टी का राज होगा। जैसे इधर BJP रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन में कौन है? आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में है, या फिर कांग्रेस है। तो उधर ऐसा कुछ नहीं होता, उधर सिर्फ एक ही पार्टी का राज होगा। क्या थी पार्टी का नाम? नोट डाउन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कोई भी पॉलिसीज़ बनाए उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म का काम कौन सा होता है? विपक्ष करती है, ऑपोजिशन करती है। अब कोई विपक्ष नहीं है, जो जैसा मर्जी लॉ बनाए उसको कोई भी रोकेगा नहीं। प्लान्ड इकॉनमी है, ठीक है, एंड वॉज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। अब इस स्टाइलस या इस पेन की कीमत क्या होगी? ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्टेट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ स्टेट का होता है। ठीक है, अगर ये पेन कहाँ पे बनता है? इंडस्ट्री में। अगर वही चीज़ गवर्नमेंट की है, इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है ना, तो पेन का रेट भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। अगर वो इंडस्ट्री मेरी होती है, सपोज ये पेन की बनाने की इंडस्ट्री मेरी है, ठीक है, मैं मालकिन हूँ उस इंडस्ट्री की, तो इसका रेट भी कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूँगी ना, लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। समझ गए? अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो देखो, कैसे 15 रिपब्लिक्स पास आई, इकट्ठी हुई। अब हम उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर देती हूँ ताकि ये चीज़ दिख जाए। ओके, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि सोवियत आर्मी के अंडर आ गई थी। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1939 से 1945 तक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना, तो बहुत सारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ होगी ना, हंगेरी वगैरह वाली कंट्रीज़, वो सभी ना पहले फासिस्ट कंट्रोल के अंडर थी। अभी फासिस्ट कंट्रोल क्या होता है? फासिस्ट कंट्रोल तुम कह लो जैसे हिटलर का कंट्रोल होता था ना, डिक्टेटरशिप हो गई। जैसे हिटलर कितना क्रूअल था, लोगों के ऊपर कैसे जुल्म करता था, वैसा कंट्रोल। ये सभी की सभी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना, ये फासिस्ट कंट्रोल के अंडर थी। तो USSR, ठीक है, जो कि अलाइड फोर्सेस का पार्ट था, और जो अलाइड फोर्सेस मैंने बताया था, ये सभी हिस्ट्री मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। अलाइड फोर्सेस क्या थी? वो जीत गई थी 1939 से 1945 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस जीत गई थी।
यूएसएसआर जो कि अलाइड फोर्सेस का पार्ट था, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, ठीक है, जो अलाइड फोर्सेस का पार्ट था, उसने क्या किया, इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को फासिस्ट फोर्सेस से, ठीक है, लिबरेट कराया और उनको अपने अंडर दे दिया, सोवियत आर्मी के अंडर दे दिया। ये काम किसने किया था? ये काम फिर बता रही हूँ, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सभी चीज़ें हो रही थी 1917 से 1918 के बीच में। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? यहाँ पे लिखा हुआ था कि यूएसएसआर जो मैंने बताया था कब आया था, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। ये देखो मैंने बताया था आपको, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917। अब क्या था, जब उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अंडर दे दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनका भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम उसी तरह चलता था जैसे कि उस रशिया के अंदर था। अब मैंने बताया था कि अब उनको यूएसएसआर में दे दिया गया था, अब वो 15 रिपब्लिक्स बन गई, ठीक है, रशिया प्लस 14 अदर, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को लिबरेट किया और उनको अपने अंडर दे दिया। अब जितनी भी कंट्रीज़ इन्होंने अपने अंडर दे दी थी ना, वो 15 रिपब्लिक्स मेक्स यूएसएसआर, टोटल 15 रिपब्लिक्स के अंदर एक ही तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, एक ही तरह का कौन सा सिस्टम था? दूसरा इकोनॉमिक। वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? यहाँ पे मैंने बताया था ना, नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ वर देयर, कोई ऑपोजिशन नहीं थी, ठीक है। फिर मैंने इकोनॉमिक सिस्टम में बताया था तुमको कि प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जैसे पेन का प्राइस भी स्टेट डिसाइड करेगी। तो सेम टाइप का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल अप, मतलब कि तैयार किया गया था, और वही सेम सिस्टम इन 15 रिपब्लिक्स के अंदर फॉलो किया जाता था। और यही ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ वर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। अब अकेला 15 कंट्रीज़, ये 15 कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड नहीं बोला जाता था। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था ना वार्सा पैक्ट के बारे में पिछले चैप्टर में। वार्सा पैक्ट किससे साइन किया था? जो यूएसएसआर की कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये 15 रिपब्लिक्स, ठीक है, प्लस वो 7 कंट्रीज, वार्सा पैक्ट में ना 7 कंट्रीज थी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, प्लस वो 7 कंट्रीज जिन्होंने वार्सा पैक्ट साइन किया था, कहा था कि वो यूएसएसआर की अच्छी फ्रेंड्स हैं, अलाइंसेस हैं। इन सभी कंट्रीज़ को, 15 कंट्रीज़ का ग्रुप जो यूएसएसआर है, प्लस ये जो अपना वार्सा पैक्ट जिन्होंने साइन किया था, जैसे चुकोस्लोवाकिया हो गया, वैसी कंट्रीज़, ठीक है, इनके ग्रुप को, इन दोनों के ग्रुप को हमने क्या बोला? सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक। यूएसए के ग्रुप को क्या बोलेंगे? यूएसए के ग्रुप को और उसके नातो वरे को इकट्ठे बोल के क्या बोलेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड या कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक। मतलब कि 15 रिपब्लिक्स विच मेक्स एंटायर यूएसएसआर प्लस जो वो कंट्रीज जिन्होंने वार्सा पैक्ट साइन किया था कम टुगेदर, और इस टुगेदर वाले ब्लॉक को क्या बोला गया? सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। अब ये सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक का हेड कौन था? यूएसएसआर था। समझ के? आई होप आई एम मेकिंग यू वेरी मच क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए आधा पार्ट रशिया का एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है, ठीक है। अब देखो, ये जो नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड है, ये नॉर्थ में चलेगा, यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। अब कौन सी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिसको सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था और अपने अंडर दे दिया था, याद नहीं करनी, मैं बता रही हूँ वैसे आपको, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। एस्टोनिया, लताविया और रुथेनिया, ये सारी कंट्रीज थी, ठीक है। इसके आगे देखो, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ये सभी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है। मैं आपको देखोगे ना अच्छे से तो पता लगता है, ये नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ हो गया, ठीक है। इधर को ईस्ट, यूक्रेन वाला, एस्टोनिया, लताविया, रुथेनिया वाला पार्ट, इन कंट्रीज़ को रिपरेट किया
और अपने अंडर ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब ये देखो जो 15 कंट्रीज है ना, अब 15 कंट्रीज कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं, नाम याद नहीं करना, हम वैसे एक बार ही देख रहे हैं, ठीक है। गंदा हो गया थोड़ा, अब मैं थोड़ा सा व्हाट इज दिस, अब मैं थोड़ा सा अपने आप को नीचे करूँगी पहले ताकि आपको वो दिख जाए। अब यस, बाल्टिक स्टेट्स कौन सी है अब वो देखते हैं। बाल्टिक स्टेट्स में आती है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। कौन सी? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, जो बाल्टिक सी के पास है वो बाल्टिक स्टेट्स होगी। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल यूरोप, वो कौन सी आ जाती है? बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन। सर्दर्न कॉकेसस, मतलब कॉकेसस क्या होता है? कॉकेसस माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो रशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री सेट करते हैं। तो जो कॉकेसस माउंटेन के पास जो कंट्रीज है वो कौन सी है? अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। सेंट्रल एशिया में कौन सी है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब इन सब का हेड कौन है? इन सब का हेड रशिया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कैसे डिमार्केट किया हुआ है। बाल्टिक स्टेट्स 3 है, ईस्ट सेंट्रल यूरोप 3 है, सर्दर्न कॉकेसस भी 3 है, सेंट्रल एशिया की 5 है, और इनको कौन हेड कर रहा है? हमारा रशिया, ठीक है। इनको हेड कौन कर रहा है? हमारा रशिया हेड कर रहा है। ऐसे डिमार्केट, एक कह रहे हो ना, एक ग्रुप बना दिया। बाल्टिक स्टेट्स वाले ये रहे, ईस्ट सेंट्रल यूरोप वाले ये रहे, सर्दर्न कॉकेसस वाले ये रहे, सेंट्रल एशिया वाले ये रहे। काउंट कर लो, 15 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लस हेड इज 15। समझ गए? अब नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे इसका पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? नाउ वी विल सी दैट, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट करो, आज का दिन थोड़ा पहला डे है ना, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगता है। गॉट माय पॉइंट? अब वो देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। देखो पहली बात ना, वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम था। फर्स्ट पॉइंट इज वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम था। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। सिर्फ वही पार्टी को राज करने दिया जाता था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं थी। दूसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। जैसे आज के टाइम पे अगर नरेंद्र मोदी ने, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, हम कितना गुस्सा हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, तब भी गुस्सा हो गए थे। अब फार्मर लॉज है, तब भी गुस्सा हो गए थे। हम अपना गुस्सा जितलाते भी हैं, कैसे? हम सोशल मीडिया पे टैग कर देते हैं, ट्विटर पे कमेंट्स डालते हैं, ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे पास फ्रीडम है ना, हम अपनी नाराज़गी जतलाते हैं गवर्नमेंट को कि नहीं ये फार्म लॉज गलत है, इसको पीछे करो, ठीक है, इसको रद्द करो। बट जो यूएसएसआर के सिटीजन्स थे ना, उनके पास ये राइट भी नहीं था कि ये अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, रोक सकें, ठीक है। अगर उनको गवर्नमेंट से नाराज़गी है तो वो अपनी नाराज़गी जितला सकें। हम तो यहाँ पे कई बारी गंदा बोल देते हैं ना, कि जब फार्म लॉस पास हुए तो हमने कितना ट्विटर पे गंदा भी दिखा, हमने वीडियोस भी बनाए, ठीक है, हमने कई बारी गालियाँ भी बोली होंगी ऐसे गवर्नमेंट को, बट दैट इज़ रॉन्ग। गालियाँ वगैरह बोलना गलत है। नाराज़गी में आपने गालियाँ अब्यूज़ नहीं आप कर सकते, ठीक है। आप ये भी कर देते हो, आप अपनी आज़ादी है आपके पास, आप फ्रीडम है कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे फिर आप बोल के करो, चाहे प्रेस में करो, चाहे टेलीविज़न पे करो, चाहे सोशल मीडिया पे करो, ठीक है, चाहे चुप रह के भी करो, ठीक है। आपके पास सभी चीज़ की आज़ादी है, बट उनके पास तो आज़ादी ही नहीं। अगर पॉलिसी नहीं भी पसंद आई ना, तो भी आपको चुप रहना है। अगर आपके बेसिक राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो भी चुप रहना है। पॉलिटिकल सिस्टम ये है सोवियत यूनियन का। तीसरा, अब आपको पता ही है प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन है। आपके पास इतना हक भी नहीं है कि आप अपनी एक मर्जी का घर, ठीक है, अपने नाम कर सको, खरीद सको, ठीक है। फिर कह रहे हैं इक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी है, सभी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाता है। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है
कि अंबानी अडानी इतना पैसा, इतना ज़्यादा पैसा उनके पास, मेरे पास 50,000 है, गरीब बंदे की पॉकेट में सिर्फ 200 रुपये है। बट उधर इधर क्या है, इस सिस्टम में यूएसएसआर में सभी को ना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाएगा। मतलब कि अंबानी अडानी की भी जेब में 200 होगा, मेरी जेब में भी 200 रुपये होगा, और एक गरीब बंदे की जेब में भी 200 रुपये होगा। तो इस तरीके से इक्वालिटी हुई, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कि अगर सभी के जेब में 200 200 200 रुपये, कोई भी अमीर नहीं हुआ, कोई भी गरीब नहीं हुआ। समझ गए? इक्वल लिविंग होगी, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम। सिस्टम जो था बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, तानाशाही, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा अथॉरिटी दिखाई जाती थी, लोगों को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी ही तो है जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तुम जो चाहे वो करो। ठीक है, तुमको रोकने वाला कोई नहीं हुआ, तुम कोई भी लॉ पास करो, तुमको लोगों को अकाउंटेबल भी नहीं होना, लोगों को जवाब भी नहीं देना। ठीक है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, नाराज़गी एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, गुस्सा एक्सप्रेस कर सके। तो वो क्या हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ हुई? लैक ऑफ डेमोक्रेसी है ना। मतलब कि सांस लेते रहना अकेला जीवन नहीं है, सांस लेते रहने को तुम जिंदगी नहीं कहोगे। ठीक है, टू लिव द लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी इज द लाइफ। ठीक है, इज द लाइफ एंड इट मीन्स टू लिव दैट लाइफ इन डेमोक्रेसी। इसका मतलब हुआ डेमोक्रेसी, जहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, एक डिग्निटी के साथ जियोगे। पर यहाँ पे तो कोई डिग्निटी दिख ही नहीं रही, तुम बोल नहीं सकते, ठीक है, तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, सिस्टम इतना ब्यूरोक्रेटिक है, कितना करप्शन है। ठीक है, एक पार्टी का रूल है, तो काहे का मतलब कि दिख रही है ज़िंदगी, दैट इज़ नॉट अ लाइफ ना। मीन्स यहाँ पे आप लाइफ भी नहीं जी पा रहे, ये आपके लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ को भी हर्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिक्टेटरशिप भी हो गई। अब इकोनॉमिक सिस्टम देखो सोवियत यूनियन का, ये बढ़िया लगा मुझे काफ़ी हद तक, पर ज़्यादा नहीं। पहली बात, सब कुछ स्टेट का खरीदा हुआ है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। स्कूल्स है वो भी स्टेट के हैं, कॉलेजेस है वो भी स्टेट के हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी स्टेट की है, मॉल्स हैं वो भी स्टेट के हैं, हॉस्पिटल्स हैं वो भी स्टेट के हैं, फैक्ट्रीज़ हैं वो भी स्टेट की है, इंडस्ट्रीज़ है वो भी स्टेट की है, केमिस्ट की दुकानें हैं वो भी स्टेट के हैं। मतलब कि सब स्टेट के हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट घर भी आपके खुद के नहीं है, अभी पीछे पढ़ाया मैंने। सेकेंड पॉइंट, बेसिक नेसेसिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी लोगों को पूरी करता है। बेसिक नेसेसिटी क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं लोगों की। तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को दी जाती हैं, सबको दी जाएंगी, अंबानी अडानी को भी, मुझे भी, और जो मुझसे कमर है उनको भी। क्यों? क्योंकि सभी के पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सभी के जेब में 200 रुपये हैं। इस टाइम अंबानी अडानी के जेब में भी 200 रुपये हैं, मेरी जेब में भी 200 रुपीज़ है, और सामने वाले की जेब में भी 200 रुपीज़ है। तो सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। समझ गए? ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी है। रिमोट एरियाज मतलब कि पिछड़े हुए इलाके, वहाँ पे भी रोड, ठीक है, इतनी बढ़िया बनाई गई है। ठीक है, ये रेलवेज बढ़िया है, ठीक है, रेलवे स्टेशन बढ़िया है, सब बढ़िया है। समझ के? नेक्स्ट, मशीनरी, अच्छी मशीन्स दी गई हैं, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ मशीन्स आर गिवन टू पीपल। नेक्स्ट, एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील। जेन्युइन सी बात है, सोवियत यूनियन इज अ कल्मिनेशन ऑफ 15 रिपब्लिक्स। अब जो 15 रिपब्लिक्स का पार्ट है, सोचने वाली बात है कि उसका जोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा होगा। ओ माय गॉड,
मैं सोचती हूँ ना तो भी हैरान होती हूँ कि कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होगा, उस जियोग्राफिकल एरिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, एम्पल, सच में एम्पल। तो उनके पास तो एनर्जी रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं, ऑयल भी है, आयरन भी है, स्टील भी है, समझ के। कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की केबल्स लगी हुई है जिसके कारण आवाज़ नहीं कटती, आराम से आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। हेलो 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 बोल रहे हो तो वो आवाज़ उसको सुनाई देगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं कि जैसे इधर होता है हेलो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। वहाँ पे बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम है। कंज्यूमर इंडस्ट्री, एक पेन से लेके एक बड़ी बड़ी कह लो आयरन की इंडस्ट्री, एक छोटी सी पेन से लेके एक बड़ी आयरन की इंडस्ट्री, सब वहाँ पे बनता है, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। बहुत इंडस्ट्रीज होता है, इंडस्ट्रीज हर टाइप की इंडस्ट्री है, हर टाइप की इंडस्ट्री है। अब जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लोग चाहिए, इंडस्ट्री खुद थोड़ा ना चल पड़ती है, लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए उसको चलाने के लिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, हर टाइप की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए। मतलब कि हर एक के पास काम होगा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास जॉब ना हो, मतलब कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, रिलेट करो हर चीज़ को, समझ गए? ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले ही गंदा हो गया था, देखो। अंडरस्टैंडिंग द सोवियत सिस्टम थ्रू, पहली बात ना, जो मेरी टीम है उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे रीडर्स, पढ़ने वाले रीडर्स कर दिए, लीडर्स, एल, लीडर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सोवियत सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस लीडर्स, हमने सोवियत सिस्टम को समझना है उसके वेरियस लीडर्स से। पहला कौन सा है? पहला है व्लादिमीर लेनिन। फर्स्ट लीडर ऑफ द सोवियत सिस्टम वॉज व्लादिमीर लेनिन, जो रशियन रेवोल्यूशन के हेड थे 1917 से 1918 जो हुआ था, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, पहली बात, ये फाउंडर है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, याद रखना, 1 मार्कर में पूछ सकेंगे आपको एमसीक्यू में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। सेकेंड, ये लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन है 1917 से 1918, एंड फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर है? यूएसएसआर के ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ 1917 से 1924 तक। कहना ये चाह रहे हैं, पहली बात ये फाउंडर है, किसके फाउंडर है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन के। सेकेंडली, ये लीडर रह चुके हैं किसके? रशियन रेवोल्यूशन के, जो कि 1917 में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जब यूएसएसआर का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था ना, मैंने आपको बताया यूएसएसआर कब बना था, 1970s के टाइम पे, रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो उस टाइम उसकी नींव ना बहुत वीक थी, जैसे अभी इंडियन 1947 में इंडिया बना था, तो बहुत उस टाइम इंडिया की नींव, फाउंडेशन जो थी ना, वो बहुत कहते हैं ना वीक थी। धीरे 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 करके फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। फाउंडेशन स्ट्रांग किसने की? जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, BR अम्बेडकर ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसके वजह से हमारी नींव स्ट्रांग हुई। सिमिलर से बात है, जब यूएसएसआर नया नया बना 1917 से 1924 में 24 तक, व्लादिमीर लेनिन ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि उस टाइम वो नया नया बना था, ठीक है। अब जैसे यूएसएसआर कल्मिनेशन है 15 रिपब्लिक्स का, उन 15 जो वो रिपब्लिक्स जो उस टाइम जुड़ रही थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यूएसएसआर के साथ जुड़ रही थी, उनको व्लादिमीर लेनिन एहसास करा रहे थे, उनको यकीन करा रहे थे कि भाई तुम टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो तुम हमारे साथ जुड़ रहे हो ना, तुम टेंशन फ्री रहो, तुमको बेसिक नेसेसिटीज़ मिलेंगी। ये सोशलिज्म है, यहाँ पे सोशलिस्टिक मॉडल फॉलो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा गरीब और अमीर में, कोई भी गरीब और अमीर जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है।
उनको ऐसा बोला जा रहा था, उनको यकीन दिलाया जा रहा था कि तुम इसको ज्वाइन करो, हमको ज्वाइन करो, यूएसएसआर को ज्वाइन करो। जैसे जब कोई प्रोडक्ट बेचना होता है ना हमको, तो आप कस्टमर को यकीन दिलाते हो कि नहीं मैम ये अच्छी क्वालिटी का है, आप परचेस करो, आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, ये वॉशिंग मशीन बढ़िया क्वालिटी की है। इसी तरीके से वो यकीन दिला रहे थे कि ये एक एगैलिटेरियन सोसाइटी है, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिच और पुअर के बीच में, ज्वाइन देम। तो वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था। डर ये भी था कि कहीं इनमें से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री जिन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया, कहीं वो यूएसएसआर को छोड़ ना जाए। डर यही था ना कि वो पीछे ना हट जाए, अपने कदम पीछे ना कर जाए। वैसे ही तो वो डिफ़िकल्ट टाइम था, नया नया बना, कोई चीज़ नई नई बनती है तो डिफ़िकल्ट होता है उसको अच्छे से सेट करना, उसके पैर जमाना, ठीक है। तो इन्होंने यूएसएसआर को संभाला अपने डिफ़िकल्ट टाइम पे जब वो नया नया बना था। ये मार्क्सिज्म को प्रैक्टिस करते थे। अभी के लिए मार्क्सिज्म समझो ये एक आइडियोलॉजी है जो कि एक सोशोलॉजिस्ट ने दी है, जो कौन है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है। ये समझो मार्क्सिज्म को अभी, क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगी, नो वैल्यू, मतलब पूछने थोड़ा लगे आपको कि व्हाट इज मार्क्सिज्म। नेक्स्ट लीडर है जोसेफ स्टालिन। व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई थी 1924 में। उसके बाद आए आपके स्टालिन। स्टालिन साहब ने क्या किया, इनको जो ये 15 रिपब्लिक्स बन चुकी थी ना, इन 15 रिपब्लिक्स को कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया, ठीक है। इनको इनके अंदर यूनिटी बनाई इन 15 रिपब्लिक्स के अंदर कि हम एक हैं, एकता दिखाई। वो कैसे दिखाई, सेम पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लीमेंट करके उन 15 रिपब्लिक्स के अंदर, सेम इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, और सबसे बड़ी बात माय डियर फ्रेंड्स, सेम कल्चर को इम्प्लीमेंट करके। अब देखो इंडिया जैसी अकेली कंट्री में कितनी डाइवर्सिटीज़ है, राजस्थानी भी हैं, ठीक है, गुजराती भी है, वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है, तमिल्स भी है, पंजाबीज भी है। और अगर मैं अब देखूँ, अगर मैं सिख हूँ, आज भी सपोज आई एम सिख, सपोज क्या आई एम सिख, मैं सिख हूँ, मुझे, और अब मुझे सिख होने की वजह से मुझे गुरुपुरब ना बनाने दिया जाए, ठीक है। अगर कोई हिंदू है उसको दीपावली नहीं मनाने दिया जाए, ठीक है, या अगर कोई मुस्लिम है उसको ईद ना मनानी दी जाए, और अगर कोई क्रिश्चियन है उसको क्रिसमस ना बनाने दिया जाए, ठीक है, 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे अच्छे से मनाने ना दिया जाए, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, नाराज़ होंगे ना, खफा होगा उनको, किससे, गवर्नमेंट से। सिमिलर सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलर सी बात है। ये तो देखो एक कंट्री में लोग हैं ना, वो तो 15 रिपब्लिक्स हैं। अब 15 रिपब्लिक्स को कहा जा रहा था कि तुम अपना कल्चर मत फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे कितने कितने टाइप के लोग होंगे, कितने अलग अलग कल्चर जो फॉलो करते होंगे, ठीक है। हमारी कंट्री में ही देख लो कितने टाइप के लोग हैं, वो तो 15 रिपब्लिक्स है, 15 कंट्रीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, 15 कंट्रीज़ है। उन 15 कंट्रीज़ को कहा जा रहा है कि तुम अपना कल्चर नहीं फॉलो करो, एक ही कल्चर रखो जो वो 15 रिपब्लिक्स के अंदर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सभी के सभी एक ही कल्चर को फॉलो करो। कितना बुरा लग रहा होगा। खफा लोग यहाँ से शुरू होने लग गए, यहाँ पे सुनो, खफा लोग यहाँ से शुरू होने लग गए थे इस पॉलिसी से। तुमने कंसोलिडेट किया, ठीक है, तुमने पॉलिटिकल सिस्टम सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कल्चर तो फॉलो करने दो, कल्चर तो इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। यहाँ पे लोग खफा होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेट की गई, किसके द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। एंड फोर्सिबल, अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो उसको स्क्रीन ऊपर करना पड़ेगा, आप ऐसे सुन लो, क्या, फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है, सपोज मेरे पास लैंड है 5 किले, मेरी फ्रेंड को है 10 किले, बिंटू के पास है 7 किले, मन्नू के पास 8 किले, ठीक है, बिल्ले के पास 5 किले, ऐसे ऐसे सबके पास लैंड है। अब उन सबसे लैंड ले ली गई और उन सभी लैंड को एक कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, और वो लैंड गवर्नमेंट को दे दी गई, ठीक है, और वहाँ पे खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट ख़त्म ही हो रहा था, प्रॉपर्टी
इससे ये पता लग रहा है, समझ रहे हो। मुझसे मेरी रैंड दे दी गई, बिट्टू से दे दी गई, मिंटू से दे दी गई, ठीक है, बिल्लू से दे दी गई, ठीक है, और सबसे दे दी गई। उनसे सबसे देने के बाद एक रैंड को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट, हेल्प इन द सोवियत विक्ट्री ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो जोसेफ स्टालिन का टाइम क्या था, 1924 से 1953 तक जोसेफ स्टालिन अंकल बैठे हुए थे, ये अंकल यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये देखो 1939 से 1945 तक क्या था, वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, ठीक है। उस टाइम पे कौन रूलर थे, जोसेफ स्टालिन थे, ठीक है। अब जो जोसेफ स्टालिन के वजह से यूएसएसआर जो कि अलाइड फोर्सेस का पार्ट है उसकी जीत हुई। मतलब कि जो यूएसएसआर की जीत थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका श्रेय किसको गया, जोसेफ स्टालिन को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल इन द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s, 1930 का कोई ग्रेट टेरर था, उसको रिस्पॉन्सिबल किसको कहा गया, जोसेफ स्टालिन को। अब क्या ग्रेट टेरर था भैया जी, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बुक में भी नहीं दिया। अगर कोई चाहता है कि वो जानना चाहता है ग्रेट टेरर ऑफ 1930s क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट, वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट मेकिंग गुड रिलेशंस विद वेस्ट, ठीक है। अब ये थोड़े संकी टाइप के बंदे थे, थोड़े फनेटिक टाइप के बंदे थे, एंड आई हेट फनेटिक पर्सन्स, सॉरी बट आई हेट। कट्टर लोग जो होते हैं ना, कट्टर जो अड़ गए बात पे, चाहे फिर वो ह्यूमैनिटी को भी भूल जाते हैं। उनकी इस कट्टरपंथी के कारण लोग जितने मर्जी मर रहे हो ना, उनको परवाह नहीं होती। आई हेट दोज पर्सन्स। इन्होंने बोला था कि वो वेस्ट के साथ बढ़िया रिलेशंस नहीं मेंटेन करेंगे। ये कट्टर थे इस बात पे, वो फनेटिक थे, अड़े हुए थे, जिद थे। पर सोच सकते हो इसके अंदर भी इनकी ट्रू पॉलिटिक्स थी। क्यों अड़े हुए थे, क्यों वो वेस्ट के साथ बढ़िया रिलेशंस नहीं मेंटेन करना चाहते थे, सोचो फ्रेंड्स। रीज़न ये है क्योंकि ये कब से कह रहे थे, ये उन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने फास्टेस्ट फोर्स से इनको निकाल के अपने अंडर कल्मिनेट कर दिया और बाकी जनता को ये मैसेज फैला रहे थे कि लोगों सुनो, वेस्ट का कल्चर अच्छा नहीं है, यूएसए की कैपिटलिज्म अच्छी नहीं है, यूएसएसआर की कैपिटलिज्म यूएसएसआर की कम्युनिज्म बढ़िया है, सोशलिस्ट मॉडल बढ़िया है, आप लोग अच्छे मॉडल में रह रहे हो, एटलीस्ट यहाँ पे तुमको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जा रहा है, रोटी कपड़ा मकान घर सबको मिल रहा है, ठीक है। आपके बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन दिया जा रहा है, बट वहाँ पे नहीं देते, कैपिटलिज्म में नहीं देते, ठीक है। पर धीरे धीरे ना लोगों को रियलाइज तो हो रहा था कि उनकी कंडीशन बढ़िया नहीं है, उनकी ज़्यादा अच्छी है, वेस्ट की ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट वो अपनी मनचाही बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, तो ताकि बस लोग जाग ना हो जाए, लोगों की जागरूकता ना आ जाए लोगों के अंदर कि भाई वेस्ट का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है, वेस्ट का सिस्टम ज़्यादा बढ़िया ईस्ट से, तो ही उन्होंने यही बोला कि हम ईस्ट वेस्ट के साथ बढ़िया रिलेशंस नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो रीज़न यही था ताकि लोगों के अंदर जागरूकता ना पैदा हो जाए कहीं कि वेस्ट इज मच बेटर एज कंपेयर टू ईस्ट, वेस्ट इज ज़्यादा उनके अंदर वो कह रहे हो एबिलिटी है कुछ करने की एज कंपेयर टू ईस्ट। समझ के, वो ज़्यादा लिबरल सिस्टम है, उनकी हालत ज़्यादा बढ़िया है, बस वो लोग ना जान जाए, ईस्ट के लोग ना ये समझ रहे इस चीज़ों को। I hope it's clear. I'm making you clear. If it's not clear, I'll repeat it again for you. Kindly let me know in the comments. बस याद इतना रखो कि वो इसीलिए नहीं अच्छे रिलेशंस बनाने दे रहे थे, किसको, ईस्ट को वेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि कई लोगों को अलर्ट ना हो जाए
लोगों को सच में ये ना पता लग जाए, जो ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं ना ईस्ट के लोग, नहीं नहीं कैपिटलिज्म बुरा है, सोशलिज्म बढ़िया है, एटलीस्ट तुम्हारी इधर कंडीशन ज़्यादा अच्छी हैं, तुमको रोटी कपड़ा मकान जैसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उधर तो वो नहीं दी जाती। ठीक है, बस रियलिटी में सबको पता था कि वेस्ट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू ईस्ट, बस वो लोगों को इस चीज़ के बारे में अलर्ट ना कर सकें, इसीलिए वो अच्छे रिलेशंस बनाना ही नहीं चाहते थे। किसके साथ? वेस्ट के साथ। समझ गए?